फॉर एग्जाम। फाइन, आज हम लोगों को कंप्लीट करना है ग्रुप 15। ग्रुप 15 का टारगेट हम लोग लेके चले हैं क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बेटा, पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं तो तुमको हर साल 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से देखने को मिलेंगे। अगर हम ये आसानी से एक छोटे से चैप्टर को पढ़ के सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें से ग्रुप 15 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रुप 16 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज़्यादातर क्वेश्चन 17 से पूछे जाते हैं, 18 से एक आध पूछा जाएगा, है ना। तो हम पहले वो सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप 15। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई है ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो क्या क्या आता है ग्रुप 15 में। पूरी नाइट्रोजन फैमिली, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, ये पूरी नाइट्रोजन फैमिली आएगी। नाइट्रोजन फैमिली में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे कम होती जाती है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ऐसा क्यों? तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ जब मैंने क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब हुआ कि वो अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से छीन के रख सकता है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा जब दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो, राइट। तो भैया इतने इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो होनी चाहिए, उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि तुम क्लास में सबसे हैंडसम हो और तुम्हारे पीछे लड़कियां एकदम फिदा हैं, है ना, हर लड़की मरती है, और पता चला तुम्हारी शक्ल है ही नहीं ऐसी और तुम्हारी हरकतें भी ऐसी नहीं है, तो कैसे मान लें हम? ठीक है, तो वही बात है कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब जो सच में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, एक्चुअली वही दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। और देखो, शक्ल से कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर कैरेक्टर। ठीक है, एनीवेज ये तो जोक्स थे, बट मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जो कोई भी ग्रुप में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कैरेक्टर का बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो दूसरों को आसानी से खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करवा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रीजन फॉर दिस यू कैन से डिक्रीजिंग स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -3। अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा था कि मैम ऐसे क्यों होता है, क्यों ऐसे कुछ लोग ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कुछ लोग कम। अगर आप उनका ज़रा सा ध्यान दोगे ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और उनकी टेंडेंसी पे कि कैसे बॉन्ड्स वो बना सकते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई हो। एनीवेज, अब इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि नीट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर हमारे लेक्चर के बाद आप देखना कि ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ये डिफरेंट नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ओके, आगे चल के देखेंगे ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर्स, एंड इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग को प्रैक्टिस करना है। बहरहाल कुछ क्वेश्चंस इसमें से नीट के लेटेस्ट हैं और कुछ एक आध मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। नाउ लेट्स बिगिन विद ग्रुप 15। देखो, मैं इस लेक्चर को ना बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगी कि तुम बस पढ़ो और तुम्हारा ग्रुप 15 हो जाए। एनसीईआरटी फुल्ली कवर्ड है, ठीक है, PYQs फुल्ली कवर्ड हैं, ट्रिक्स इसमें बताए गए हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो डॉक्टर तान्या सिंह पे ज्वाइन करके चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहली बात तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम लोग पिंक्टोजेंस भी बोलते थे। ठीक है, अब ये इनका क्लासिकल नाम दिया हुआ है तो मुझे बताना ज़रूरी है आपको, ताकि अगर आपका गलती से इस बार पूछ लिया जाए तो ऐसा ना हो कि आपको इसका आंसर ना पता हो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसे हमने देखा था ग्रुप 14 में होती है NS2 NP2, तो इसमें एक पढ़ा दो, NP3 कर दो, तभी तो लास्ट में 5 बचेंगे, है ना, और हम इनको क्या कह लेंगे, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। फाइन, अब आगे आते हैं। इसमें आपको यहाँ पे इन्होंने सबके एलिमेंट्स के कितने कितने क्या क्या एटॉमिक नंबर है इन्होंने शो कर रखा है आपको, राइट। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या आते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और फिजिकल स्टेट और मेटालिक कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले तो देखो, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव गैस होती है। अब आप एक इसका रीज़न सोच सकते हो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत छोटे छोटे होते हैं और अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहे हैं ना तो फिर ये इनर्ट हो जाएंगे, इनको किसी से मतलब नहीं। देखो ग्रुप 15 में 3 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 3 इसको और चाहिए ताकि ये क्या कर ले, p ऑर्बिटल को फुल्ली फिल्ड 6 बना ले, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल वैसे भी कुछ नहीं होता। और अगर तुम वो बुराने वाले बच्चे हो जिसको ये समझ में आता है बस कि आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो आपको स्कूल के टीचर्स ने रटवा के भेजा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 3 यहाँ पे यानी 5 है, मुझे 3 और चाहिए ताकि मैं 8 बना के स्टेबल हो जाऊँ, राइट। तो जब ये आपस में 2 अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के अनरिएक्टिव होकर स्टेबल हो सकता है तो वो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव गैस होती है।
ठीक है। P4 जो होता है वो सॉलिड होता है लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर का होता है। अब आपको पता ही है कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं दैट इज AS4 एंड SB4 ये भी सॉलिड और मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स का मतलब थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह शो करते हैं। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों, अभी तो आपने कहा राइट साइड वाले नॉन मेटालिक होंगे, तो बेटा ज़रा ध्यान दें नीचे आ जाते हैं ये, और नीचे वाले D और F ब्लॉक में आपको पता है ना कि सारे के सारे मेटल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होने लगती है, इसलिए थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती हैं। ठीक है, और बिस्मथ आपका मेटल है ही है ना, तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। अब आगे आते हैं, आगे क्या आते हैं कि नाइट्रोजन जो है ज़्यादातर N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी टेंडेंसी क्यों है ऐसी, क्योंकि ये पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है और इसलिए ये इतना अनरिएक्टिव हो जाता है। अनरिएक्टिव आप कैसे कह रहे हो, अच्छा देखो आपकी रियल लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ। सपोज करो आप दो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है, अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो कोई तीसरा आके इसको ख़राब नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी एनर्जी क्यों ना लगा ले। क्यों, क्योंकि आप एक दूसरे को समझते हो, कंपैटिबल हो और एक दूसरे के यू कैन से कंप्लीट करने वाली टेंडेंसी है कि मतलब एक को कुछ नहीं आता, मान लो एक को केमिस्ट्री नहीं आता, दूसरे को फिजिक्स नहीं आता, दोनों ने एक दूसरे को केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा दी, ठीक है ना, तो इसलिए आप अनरिएक्टिव रहोगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है कि इसकी बॉन्ड जो नाइट्रोजन के 3 ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई और कितना भी रिएक्टिव क्यों ना हो इन तीनों बॉन्ड्स को तोड़ ही नहीं पाता। और जब वो तोड़ ही नहीं पाएगा तो बट नेचुरल सी बात है कि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव ही रहेगा। अब ये पाई पाई बॉन्ड क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक नाइट्रोजन है दूसरा नाइट्रोजन है, दोनों के P में 3-3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो ये वाला P इस वाले P के साथ ओवरलैप करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप का मतलब होता है चढ़ना, कि ये वाला P ऑर्बिटल ऐसे होगा, उसका P ऑर्बिटल ऐसे होगा, दोनों ओवरलैप करेंगे और इनका कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है ना, क्योंकि सिग्मा तो एक सिंगल ही होता है, बाकी दोनों तो पाई होंगे, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है दो P ऑर्बिटल्स के बीच में, मल्टीपल बॉन्ड जिसको आप बोल रहे हो, डबल बॉन्ड वालों को, डबल एंड ट्रिपल वालों को, वो बनाने की टेंडेंसी भी इनके अंदर इसीलिए है क्योंकि ये बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड्स बना के स्टेबल हो सकते हैं। फाइन, अब आगे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हमें वहाँ से पता है पीरियोडिक टेबल से कि जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। एंड ये ग्रुप 14 से छोटे होते हैं, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आओगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, ये भी मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आओगे वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, इसलिए क्या होगा, एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट AR के लिए क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू AS एंड ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज, लेकिन उसके बाद SB से लेके बिस्मथ तक देयर इज टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5, इसलिए इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। क्या मतलब है इनका, ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो उसमें क्या होता है कि ये आपका पूरा पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये आपका S ऑर्बिटल है और ये आपका P ऑर्बिटल है। अगर S और P के बीच में अगर D और F आ गया तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में दूरी आ गई, तो बाहर वाला तो पेयर बनाएगा किसी के साथ, लेकिन अंदर वाला जो S वाला है वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहेगा, ठीक, क्योंकि वैसे भी S में 2 होने चाहिए, इनके S में 2 हैं, ये स्टेबल है। तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि अंदर वाला तो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करना चाहता, बस बाहर वाला करना चाहेगा। तो नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस टू AS, यहाँ तक आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ना, और क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। भैया मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जितना अच्छा बड़े बड़े वो रहेंगे एक दूसरे के साथ चिपके हुए, उतना ज़्यादा तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। जैसे आइस जितनी सॉलिड जमी हो उतनी ज़्यादा तुम्हें ताकत चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, राइट। तो वही यहाँ पे कहा गया कि ये ऊपर से नीचे जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इन लोगों की क्या है, बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छे क्रिस्टलाइन मेटल्स की तरह बनते जाते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन इसके नीचे जब तुम जाओगे तो नीचे वाले ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करना चाहते किसी से, सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ 5। वैसे तो इनकी वैलेंसी 5 होनी चाहिए ना, कि दोनों S के भी निकल जाएं, P के भी तीनों निकल जाएं, तो आराम से क्या करें, अंदर तो उनके 8 है ही, ये पाँचों के पाँचों निकल भी जाएंगे तो ये स्टेबल तो हो ही जाएंगे। लेकिन ये नीचे वाले ऐसा नहीं करते, वो S वाले को नहीं निकालना चाहते, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। ये AR में पूछा जाता है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज रेगुलरली डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ये तो बहुत इजी सी बात है। आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो आपको याद होगा कि ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो उसको निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, वही कहा गया। लेकिन ग्रुप 14 से इनका ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ मच हायर देन ग्रुप 14।
ग्रुप 14 की अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे जहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ग्रुप अगर आप 13 की देखेंगे जिसमें कि पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा होगा इससे। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि पी का आधा हो गया ना 3, और हाफ फील्ड तो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसको निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही बात है। छोटे बच्चे ज़्यादा बदमाश होते हैं, तो जितना छोटा साइज रहेगा उतना ज़्यादा दूसरे को अट्रैक्ट भैया छोटे बच्चे जितना क्यूट लगते हैं लोगों को, जितना अट्रैक्ट करते हैं ना, उतना बड़े लोग नहीं कर सकते। तुम ही हो सकता है छोटे में बहुत क्यूट लगते हो लोगों को, लेकिन अब नहीं लगते हो। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। उसके बाद है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? अपने जैसे सेम एलिमेंट से कंबाइन करके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस सब एलोट्रॉपी शो करते हैं, सिर्फ बिस्मथ को हटा के। क्यों? फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं ना। नाइट्रोजन आपस में चिपक सकता है, फास्फोरस चिपक सकता है ना। तो ये आपस में चिपक सकते हैं, बिस्मथ में ये टेंडेंसी इतनी नहीं होती, राइट। तो जो फास्फोरस है वो 3 एलोट्रॉप्स के फॉर्म में रहता है, वाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है वो भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में रहता है, येलो एंड ग्रे, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बिस्मथ के अलावा सब अच्छे हैं। बिस्मथ जो है वो अपने अपने भाइयों में ही नहीं चिपकता। ठीक है, अब आगे आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है तुम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो डेफिनेट सी बात है, तुम 3 आखिरी के पी वाले तो निकाल ही सकते हो, साथ में एस वाले भी तो निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर 8 तो पहले से ही है, 5 तो उसके ऊपर है ना, तो स्टेबल हो सकते हो तुम। तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 एस वाले और 3 पी वाले। तो +3 दिखाओगे अगर तीनों पी वाले निकाल दोगे तो, और +5 दिखाओगे अगर 5 के 5 निकाल दोगे तो। लेकिन +5 इतना आसानी से एस वाला निकलता नहीं है, कहता है ना मुझे निकलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड स्टेबल हूँ, मैं क्यों निकलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेज, मतलब 3 ही निकाल सकते हैं, वो 5 नहीं निकाल सकते। फाइन, मैंने बताया ना नीचे वाले के एस और पी के बीच में डी ऑर्बिटल आ जाता है, ये कहते हैं नहीं पी वाला तुम निकालो भैया, हम नहीं आ रहे। ठीक, अब आते हैं इधर हैलाइड्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैलाइड्स, अब भैया या तो तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो तुम 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या 5 की शेयरिंग करोगे या 3 की शेयरिंग करोगे। 3 की करोगे तो 3 हैलाइड चिपकेंगे, 5 की करोगे तो 5 हैलाइड चिपकेंगे, सिंपल। ठीक, तो अगर आप कंपेयर करो नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स को, फ्लोराइड्स को, है ना, या हैलाइड्स को, तो ये 3 फ्लोरीन चिपका है, 3 क्लोरीन 3 ब्रोमीन, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? फ्लोरीन वाला मैम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ भी छोटा है, फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा है, दोनों आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे छोटे छोटे बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, साइज़ दोनों का एक बराबर है। अब ज़रा यहाँ देखना, नाइट्रोजन का ये है, क्लोरीन का ये है, नाइट्रोजन का ये है, क्लोरीन का ये। अब यहाँ पे धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बड़ा है दूसरा छोटा है। ठीक है, तो वो क्या, जो वो गाना नहीं था जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, वो इसी को फुलफिल कर रहा है कि जिनका बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं उनके भी बॉन्ड बहुत स्टेबल नहीं है, आसानी से तोड़े जा सकते हैं। ऑल दो ये सारे सिर्फ जोक्स हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। फाइन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? NF3 है। क्यों? क्योंकि इनका साइज सेम है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्लोरीन ब्रोमीन में साइज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। लुईस एसिड की स्ट्रेंथ, अब कंपेयर करते हैं कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, यही तो होता है लुईस एसिड। मान लो सब पे तुम क्लोरीन चिपका रहे हो और इधर चेंज कर रहे हो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और लेड में, सॉरी फास्फोरस में। ठीक है, आप बस इसमें चेंज कर रहे हो आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस में, तो व्हाट विल हैपन? क्लोरीन तो सब में सेम है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब आओ इधर वाला एलिमेंट पे, कौन ज़्यादा अच्छे से खींच सकता है? जो जितना छोटा हो, मैंने बताया था ना छोटे बच्चे ज़्यादा क्यूट होते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा क्यूट होते हैं तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना छोटा एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फास्फोरस सबसे छोटा है, इसलिए इसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर तुम्हारी AS की है, फिर तुम्हारी SB की है। ठीक, अब अगर मैंने मान लो इधर वाला फिक्स कर दिया, दोनों में से कोई एक पार्ट तो तुमको फिक्स करना पड़ेगा, या तो हैलाइड फिक्स करो या तो फिर तुम्हारा ग्रुप 15 को फिक्स करो। तो यहाँ पे इन्होंने पहले हैलाइड फिक्स किया, अब इन्होंने ग्रुप 15 फिक्स कर दिया। जब तुम ग्रुप 15 को फिक्स करोगे तो व्हाट विल हैपन? फ्लोरीन सबसे छोटा है तो इसकी सबसे ज़्यादा आ जाएगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रेंथ जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, जितना एसिडिक होता है उसका उल्टा बेसिक हो जाएगा। बेसिक का मतलब क्या हुआ? कितनी आसानी से तुम अपने बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे। तो भैया नाइट्रोजन ये, आयोडीन इतना बड़ा, इन दोनों का बॉन्ड बड़ा अनस्टेबल है, तुरंत टूटेगा, दूसरे को देने की कोशिश करेगा। तो आयोडीन का सबसे मतलब एसिडिक का उल्टा कर दो, बेसिक निकल जाएगा। और एसिडिक निकालने के लिए हमेशा ट्रिक फॉर द डे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान देना है एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने से पहले। फाइन, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल अगर तुम एक ही ग्रुप 15 को अलग अलग हैलाइड्स के साथ चिपकाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं ना ठीक है मॉड्यूल में ये चीज़ हमारे 20 पन्ने में दी है तो मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, तुम बेवकूफ़ हो जो यही चीज़ 20 पन्ने में पढ़ोगे। ठीक है, बात समझ में आई? काला चश्मा लगा लेने से रात नहीं हो जाती बेटा, है ना। तो आपको ये चीज़ें बहुत शॉर्ट में ऐसे ही याद रखनी है ट्रिक्स की तरह। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, फॉस्फोरस की बात करते हैं। 4 फॉस्फोरस यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके साथ अलग अलग हैलाइड्स लगाए हुए हैं। तो बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करें तो मैंने क्या बताया, एक फॉस्फोरस, इधर 3 फ्लोरीन चिपके हैं। फ्लोरीन बेचारे छोटे 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 होंगे तो क्या होगा, आपस में इतना नहीं टकराएंगे, नहीं टकराएंगे तो बॉन्ड एंगल छोटा रहेगा। अब यही फॉस्फोरस बड़े बड़े आयोडीन, जरा यहाँ ध्यान देना, तुम्हें अगर बेसिक आता है ना तो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसानी से कर ले जाओगे। बड़े बड़े आयोडीन, ज़्यादा रिपल्शन। भैया जो जितना मोटा होगा, एक ही बेड पे 2 मोटे लोग तो सो नहीं सकते, है ना, और जबकि 3 छोटे छोटे बच्चे सो सकते हैं। तो जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा यहाँ रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। अगर तुम्हें ये इतनी सी बात समझ में आ गई तो दिस इज़ ऑन योर टिप्स। और इसी तरीके से मैं कहती हूँ ट्रिक्स लगाना आता है तो यू आर गुड टू गो, नहीं आता है तो फिर 2 + 2 = 4 ऐसे लिख के आना पेपर में। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स भी इन ग्रुप के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हाइड्राइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्राइड्स की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल फिर से देख लो, फिर से वही साइज देखना जरा, 1 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस उससे बड़ा हो गया, डेफिनेट सी बात है, फॉस्फोरस उससे बड़ा हो गया और 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्या होगा, जब सारे के सारे छोटे छोटे, जब नाइट्रोजन है तो इसके ऊपर जब 2 लोन पेयर हैं छोटे से साइज पे, तो यहाँ ज़्यादा रिपल्शन है। जैसे ही फॉस्फोरस बड़ा हुआ तो भैया घर ही बड़ा हो गया, घर बड़ा हो गया तो लोग दूर दूर सो सकते हैं आराम से। ठीक, देखो है क्या, ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और 2 ऊपर लोन पेयर है। अब थोड़ा सा बेड बड़ा हो गया, फॉस्फोरस थोड़ा बड़ा साइज है, तो लोन पेयर को भी बड़ी आसानी से जगह मिल गई और 3 हाइड्रोजन को भी मिल गई। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं आपस में, ये भी छोटा ये भी छोटा, कम से कम एक को तो बड़ा होने दो। तो एक जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, रिपल्शन ध्यान में देना है, दैट्स इट। तो ये आपको समझ में आ गया। बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। भैया नाइट्रोजन जो है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आसानी से अपने लोन पेयर पे किसी को भी अटैक करने दे सकता है। तो डेफिनेट सी बात है ज़्यादा बेसिक वही होगा ना। फॉस्फोरस उतना रिएक्टिव नहीं है, थोड़ा बड़ा है उससे, तो उतना रिएक्टिव है नहीं, तो बेसिक कैरेक्टर उसका उससे कम होगा। फाइन। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ जाता है। अब ये ना थोड़ी एक्सेप्शन वाली बात है कि अमोनिया में ज़्यादा होती है नीचे, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बिस्मथ के सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, बिस्मथ चूँकि बहुत ज़्यादा अपने जैसे एलोट्रॉप्स बनाता नहीं है या अपने जैसे कंपाउंड नीचे बनाता नहीं है जो मेल्ट कर पाए, तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा हो जाता है, बाकी ये ऑर्डर वही चलता है। ठीक है, इसका भी रीज़न यहाँ पे ये है कि अमोनिया बहुत स्ट्रांग होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। फाइन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2-3 चीज़ें जो आपको बड़े आसानी से समझ में आनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन है? सीधी सी बात, नाइट्रोजन छोटा, हाइड्रोजन छोटा, बॉन्ड बड़े स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। ठीक, जबकि फॉस्फोरस वाले क्या हैं, बॉन्ड वीक होंगे क्योंकि एक का साइज़ बड़ा हो गया, फिर नीचे वाले तो अभी भी छोटे छोटे ही हैं। जितना ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस आएगा उस हिसाब से तुम्हारा डिफाइन होगा कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है। जितना सेम साइज़ का होगा उतना स्टेबल कंपाउंड होगा। रिड्यूसिंग पावर, अब सीधी सी बात है भैया, जो आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ने को, थर्मल स्टेबिलिटी का उल्टा होता है रिड्यूसिंग पावर। अब बोलोगे मैम ये कैसे हम मान लें, तो बेटा मेरा बात को ध्यान से सुन लो। नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, फॉस्फोरस पे 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं। ठीक, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा, फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है, तो इसके और इसके साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये आसानी से ये बॉन्ड तोड़ देगा तो हाइड्रोजन देगा किसी को, तभी तो रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है कि किसी पे हाइड्रोजन चिपका सके, और जितनी जल्दी ये अपना छोड़ेगा तभी तो दूसरे पे चिपकाएगा। इसीलिए हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी के उल्टा हो जाता है रिड्यूसिंग पावर। देखो बिस्मथ की सबसे ज़्यादा कम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाती है रिड्यूसिंग पावर। क्यों? बिस्मथ बड़ा सा बी, छोटे छोटे एच आसानी से टूटेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैं ये बोलूँगी कि ये है तुम्हारे एग्जामिनर का दिल वाला पोर्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अमोनिया सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पानी से नहीं बना पाते। ठीक, ओके। अब ऑक्साइड्स ये कैसे बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं E2O3 करके या E2O5 करके। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों? -6 + 3, देखो E2O3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहता है? -2, तो 3 का क्या हो गया? -6। और अगर -6 को यहाँ बैलेंस करना है तो +6 आना चाहिए।
इसका मतलब एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, +3। सही बात है, नाइट्रोजन की पूरी फैमिली +3 शो करती है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ट्राईऑक्साइड्स की कंपेयर करोगे तो फिर से वही, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर तुम पीछे वाला कंपाउंड सबका सेम रख दोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आगे वाले से ही तो फर्क पड़ेगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो सेंट्रल एटम का मतलब यही है, ग्रुप 15 वाले एटम। ऑक्सीजन तो सब में सेम है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन इन अपने ही कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्साइड्स बना के। तो भैया मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा वैसे वैसे वो बौखलाएगा, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो कहेगा मेरे को पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए। तो जब वो बौखलाएगा तभी तो ज़्यादा एसिडिक होगा ना। तो जिस नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है यानी -10 और 2 नाइट्रोजन, यानी एक नाइट्रोजन पे कितना हो गया, +5, तभी तो 2 पे +10 होगा। ठीक, यहाँ पे देखो +4। तो जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना बौखलाए फिरेगा, क्योंकि नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और तुम उस पर +3 और +4 लगा रहे हो, तो वो पगलाएगा उतना ज़्यादा। और नीचे वाला न्यूट्रल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। ठीक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल, ज़्यादातर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल्स के 3 इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, डाइनाइट्रोजन की बात करते हैं। देखो ये लेक्चर तुम्हें हो सकता है 40 मिनट तक पढ़ जाए, बट अगर 40 मिनट में तुमने ग्रुप 15 अच्छे से याद कर लिया ना समझ के, तो यू आर एक्चुअली गुड टू गो। ठीक है, अब देखो डाइनाइट्रोजन पहली बात तो बनाते कैसे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड को वो किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जिससे कि नाइट्रोजन गैस बन रही है। और अगर ये क्या करते हैं, बेरियम के साथ, बेरियम नाइट्राइड के हीट करते हैं तो बहुत प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में ऐसे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब पढ़ते हैं भैया इसके एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया के बारे में। अमोनिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टडी। अब ये इसकी प्रिपरेशन का मेथड है कि भाई सीधी सी बात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दोगे तो अमोनिया बन जाएगा। आयरन और मोलिब्डेनम इसमें कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। और कुछ तरीके हैं कि अमोनियम क्लोराइड को स्लेक्ट लाइम की तरह, स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक होता है, ये थोड़ा एसिडिक होता है। एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, उसके साथ अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं प्रिपरेशन की, जैसे इंडस्ट्रियल बनाए जाते हैं। अब हमारे लैब्स में कैसे बनाते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और इन कॉम्प्लेक्स के कलर पूछे जाते हैं। तो ये जो ऐसे चमकीला चमकीला मैम ने कलर लगा रखा है, इसका मतलब इसको पढ़ लोगे तो फ्यूचर ब्राइट है, कम से कम इतना पढ़ लेना। ठीक है, जब अमोनिया के साथ वाटर मिलाएंगे तो अमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बन सकता है अगर आप HCl के साथ मिलाएंगे तो। उसी तरीके से अगर आप अमोनिया का रिएक्शन करवाओगे जिंक सल्फेट के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का PPT बन जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाता है और यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फेरिक क्लोराइड के साथ मिलाओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ब्राउन कलर का PPT बनता है फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन कलर का PPT अगर बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो फेरिक का होगा। अगर ब्लू कलर का बन रहा है, डीप ब्लू कलर का बन रहा है अमोनिया के साथ, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं कॉपर का +2 आयन है उस सोल्यूशन में, तभी वो डीप ब्लू बना रहा है। और अगर कहीं पे भी अमोनिया मिलाने के बाद तुम्हारा क्या बन जाए, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाए, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट यानी AgCl से मिलाओ और क्या हो जाए, वो कलरलेस हो जाए, अपना कलर ही गायब कर दे। मतलब तुमने पहले एक प्रेसिपिटेट लिया वाइट कलर का, उसमें अमोनिया डाला और जादू हो गया कि वो हो गया गायब। तो वो बनता है तुम्हारा सिल्वर अमोनियकल क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम लोग सॉलेबल होता है, ये कलरलेस होता है। तो यही होता है जादू की, अमोनिया आपने मिलाया, एक वाइट चीज़ गायब हो गई, सॉलेबल हो गई वो उसमें, तो वो दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर अमोनिया के जो ऑक्साइड्स हैं, सॉरी नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टेबल में मेंशन्ड है, उतना ही आपको पढ़ना है। जैसे कि N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होता है -2 को बैलेंस करने के लिए +2 चाहिए, और +2 पे 2 नाइट्रोजन, यानी एक नाइट्रोजन पे +1 बनता कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट, कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके N2O बनता है। ये एक लौता तरीका है इसको बनाने का, और इसका टेम्परेचर शायद 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एज इट इज पूछ लिया जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक कलरलेस गैस बनती है जो कि न्यूट्रल है, बताओ क्या है। तो N2O, अमोनियम नाइट्रेट दिखाने है कि N2O, ध्यान में घंटी बजनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन एक ही है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा। ये कैसे बन रहा है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके कलरलेस न्यूट्रल गैस होती है। N2O3 में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जैसे भाई मैंने ऊपर सिखाया वैसे आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि 3 ऑक्सीजन यानी -6 और 2 नाइट्रोजन को +6 बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा ना कंपाउंड। +6 2 नाइट्रोजन पे, तो एक नाइट्रोजन पे +3।
ठीक। तो जैसे जैसे +3 आएगा वैसे वैसे देखो एसिडिक होता जाएगा, बौखलाता जाएगा कि अब मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, दूसरे से छीन के इलेक्ट्रॉन दो तभी मैं स्टेबल होऊंगा। तो ये एसिडिक कैरेक्टर कहाँ आएगा, जैसे ही नाइट्रोजन पे +3 से ऊपर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट चढ़ेगा सब एसिडिक होता जाएगा। ये ट्रिक आप ध्यान में रखोगे अगर कंसेप्ट आपको पता है तो, क्योंकि अब नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब तुम उस पर प्लस चार्ज दे रहे हो तो बौखलाएगा ही, तो दूसरे का छीनेगा ही इलेक्ट्रॉन, तो एसिडिक तो होगा ही वो। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। फिर यहाँ पे NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लेड नाइट्राइड को हिट करने से बनता है और ये ब्राउन गैस होती है एसिडिक, और N2O3 ब्लू सॉलिड होता है एसिडिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक तो तुम बता लोगे, जहाँ नाइट्रोजन की +3 से ज़्यादा दिख जाए सब एसिडिक है। ठीक है, तो इस वाले का तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि कैसे याद रखना है। ठीक, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो 3 वाला है वो ब्लू है और जो आपका ये 4 वाला है +4 वाला वो ब्राउन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फाइन, अब इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड लो तो। इसका ये ओस्वाल्ड प्रोसेस पूछा जाता है। ओस्वाल्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज पूछ लेंगे कि ओस्वाल्ड प्रोसेस बताओ किसके लिए, किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। अब इतना ईजी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और कहने को तुम बहुत ज़्यादा नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो गलत बात है। ठीक है, कैसे पता करना है, देखो सोडियम नाइट्रेट को जब वो हीट करते हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे ना क्या होता है कि सल्फेट सॉल्ट्स बनते हैं और इसके साथ बनता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। लेकिन हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, हम लोग अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारा NO बनता है, NO को फिर ऑक्सीजन मिलाते हैं तो NO2 बनता है, और NO2 में पानी मिलाते हैं तब हमारा HNO3 बनता है। दिस इज ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, कि अमोनिया को क्या किया पहले ऑक्सीडाइज, जिससे कि NO बना, NO में ऑक्सीजन मिलाओ फिर इसमें पानी मिला दो तो तुम्हारा बन गया NO + HNO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये प्योर जो HNO3 होता है ना वो कलरलेस होता है, साथ में इसका कलर तब आता है जब ये इम्प्योर हो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ सॉलेबल ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के मिले होते हैं, इसलिए ये येलो कलर का आता है। गैशियस स्टेट में प्लेनर मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल होता है, प्लेनर मतलब एक प्लेन में इसकी पूरी सिमेट्री होती है। ठीक, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, HNO3, ध्यान से देखिए O3 यानी कि -6, और यहाँ पे H और N को मिलके +6 बैलेंस करना है। हाइड्रोजन तो +1 ही ले सकता है ना बस, तो +5 हो गया नाइट्रोजन पे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। डेफिनेट सी बात है, दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा कि दो मेरे को। एसिडिक प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी की वजह से आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर देता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। आयोडीन के साथ करेगा तो उसका एसिड बना देगा। ठीक है, SN के साथ करेगा तो उसका एसिड बना देगा, फॉस्फोरस के साथ करेगा तो उसका एसिड बना देगा। तो मतलब बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटल को तुरंत उसके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करके बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साबित होता है ये। अगर बहुत डाइल्यूट तुमने HNO3 लिया है, फिर से वही दिल वाला क्वेश्चन जहाँ पे टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम रोने लगते हो, अरे मैम बहुत टफ था। पेपर पे टफ नहीं होता, तुम्हारे पढ़ने की अप्रोच होती है। तो मैं बता रही हूँ 20 पन्ने की मॉड्यूल पढ़ोगे और याद तुमको 20 लाइन नहीं है ग्रुप 15 के बारे में, तो तुम्हारी गलती है ना। ठीक है, अब अगर बहुत डाइल्यूट HNO3 है तो अगर आप उसको मैंगनीज या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो तुरंत हाइड्रोजन दे देगा और मेटल का नाइट्रेट बना देगा। अगर आप आयरन, जिंक और इसके साथ रिएक्ट करेंगे SN के साथ, तो ये आपका अमोनियम नाइट्राइड बना के क्या करेगा, मेटल का नाइट्रेट फिर भी दे देगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा डाइल्यूट है तो किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, लेड के साथ, कॉपर के साथ, मतलब जो थोड़े कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं लाइक लेड, कॉपर, है ना, मरकरी, इन सब के साथ NO बनाएगा और मेटल के नाइट्राइड्स बनाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आयरन और जिंक के साथ N2O बनाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसनट्रेटेड अगर आप लोगे तो हमेशा मेटल का नाइट्राइड बनेगा और NO2 गैस प्रोड्यूस होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसनट्रेटेड HNO3 है तो NO2 गैस हमेशा प्रोड्यूस होनी ही होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग सा नाम है मेटास्टैनिक एसिड यानी H2SnO3। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछ लिया जाता था इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है नाइट्रेट्स के लिए, ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स को अगर आप आयरन के सॉल्ट के साथ मिलाओगे ना तो क्या होगा कि लास्ट में कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें कि NO और Fe का एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी भी नाइट्रेट को मिलाने के बाद आयरन के, अगर किसी भी नाइट्रेट को मिला रहे हो और किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ मिला रहे हो और उसके लास्ट में ब्राउन रिंग बन जा रही, इसका मतलब वो नाइट्रोजन था +2 के फॉर्म में, तभी ब्राउन रिंग बन रही है। अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि कॉपर के साथ ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है।
ठीक है। तो नाइट्रेट का ये टेस्ट होता है कि अगर आपको पहले से पता है कि आप आयरन का +2 लेके चले हो और उसको किसी एलिमेंट के साथ मिला रहे हो और लास्ट में ब्राउन रिंग बन जा रही है, इसका मतलब कि इसमें पक्का नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, क्योंकि ब्राउन रिंग तभी बनेगी जब NO उसमें आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। यही चीज़ यहाँ पे भी मैंने बताई है आपको, फिर से ब्राउन रिंग देख लीजिए। नाइट्रेट्स को अगर आप आयरन +2 के साथ मिलाएंगे तो हमेशा आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज़ Fe, वाटर होगा H2O 5 मॉलिक्यूल और एक NO का होगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्राउन कलर का बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि नाइट्रेट को पहचानने का एक तरीका होता है। ठीक, अब आते हैं फॉस्फोरस के बारे में। इतना ही पढ़ना है आपको नाइट्रोजन के बारे में, अब हमको पढ़ना है फॉस्फोरस के बारे में। देखो, फॉस्फोरस के कुछ पहले एलोट्रॉप्स देख लो कि मतलब किस किस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस वैक्सी सॉलिड होता है और पॉइजनस होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन क्या करता है, डार्क में ग्लो भी करता है। ठीक है, जिसको हम लोग कीमोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, मतलब जैसे ही अंधेरा होगा ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। और सॉल्युबल किस में है तुम्हारा, CS2 में, CS2 में सॉल्युबल है ये। ठीक, तो क्या चीज़ें हमें व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में याद रखनी है। व्हाइट फॉस्फोरस दिखता सफ़ेद है लेकिन है जहरीला, जैसे कुछ लोग दिखते स्वीट हैं बट होते पॉइजनस है ना, उसी तरीके से व्हाइट फॉस्फोरस दिखता सफ़ेद है लेकिन है जहरीला, पॉइजनस है नेचर में, वैक्सी सॉलिड है, पानी में नहीं घुलेगा, टेढ़े लोग पानी में वैसे भी नहीं घुलते, तो किस में घुलेगा, इसका एक स्पेशल कंपाउंड होता है CS2, उसमें घुलेगा। ठीक, और कीमोल्यूमिनेसेंस शो करेगा, मतलब क्या है इसका कि आप इसको जब डार्क में रखेंगे ना तो ये ग्लो करने लगेगा। ये 4 मॉलिक्यूल फॉस्फोरस के जब जुड़ते हैं तभी फॉस्फोरस बनता है, चाहे वो वाइट हो चाहे वो रेड हो। ठीक, लेकिन ये क्या है ना, ये बड़ा कम स्टेबल होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, इस तरीके से ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं इसके, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, 2 बगल बगल के फॉस्फोरस बड़े बड़े एटम के बीच में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, यानी रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़े आसानी से इसको तोड़ना चाहेगा, कहेगा हटो थोड़ा सा स्ट्रेन खाली करो, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है। बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स बहुत रिएक्टिव हैं वाइट वाले। ठीक, रेड वाला ओडरलेस है, साथ में आयरन ग्रे लश्चर देता है, और ये नॉन पॉइजनस है, मतलब जो लोग आपको दिखते सख्त से है ना, जैसे कुछ चीज़ें जितनी अच्छी पैकिंग होती है आपको लगता है वो उतना अच्छा होगा, जबकि एंड में वो फ़ायदा उतना नहीं करता। राइट, तो ये नॉन पॉइजनस होते हैं, ये पानी में ये भी इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये CS2 में भी सॉल्युबल नहीं होते, ये CS2 में भी अपने आप को सॉल्युबल नहीं दिखाते। दूसरी बात, ये लाइट में ग्लो भी नहीं करते जैसे कि वाइट वाला करता था। ठीक है, और ये थोड़े स्टेबल होते हैं। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस जो आता है इसके फिर से 2 फॉर्म्स होते हैं, एक तो अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। अल्फा वाला फॉर्म क्या है, रोम्बोहीड्रल क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलेगा, आपको याद रखना है। बीटा वाला क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा, बीटा लेयर। ठीक, अल्फा रोम्बोहीड्रल। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट गैस है, दिस इज फॉस्फीन। फॉस्फीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये कलरलेस गैस है विद रोटन फिश लाइक स्मेल, जो कि हाईली पॉइजनस है, इट इज़ वेरी वेरी पॉइजनस। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड को मिला के कर सकते हैं आप प्रिपरेशन, जिसमें कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप फॉस्फोरस के कंपाउंड्स को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा के फॉस्फीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये तो तुम्हारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा कि जब तुम फॉस्फीन को हीट करोगे तो हमेशा रेड फॉस्फोरस बनता है। ठीक है, और जब तुम उसको कॉपर सल्फेट के साथ हीट करोगे तो कॉपर फॉस्फाइड बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, फॉस्फोरस आके किसके साथ चिपक जाएगा, मेटल के साथ चिपक जाएगा और H2SO4 बन के निकल जाएगा एसिड। ठीक, फिर यहाँ पे फॉस्फीन का ब्रोमाइड भी बनता है। फॉस्फीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू नो अबाउट फॉस्फीन। ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एज इट इज़ ये रिएक्शंस लिख दी जाएंगी कि PH4I को हम KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, फॉस्फीन। कैल्शियम फॉस्फाइड को रिएक्ट कराएंगे कहीं वाटर के साथ, फॉस्फीन। P4 को कहीं रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस के साथ, फॉस्फीन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, ओके, तो ये सेम चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके हैलाइड्स की बात करते हैं। ठीक है, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, जैसे हमने नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात की थी, वैसे वैसे हम फॉस्फोरस के हैलाइड्स की बात करेंगे। फॉस्फोरस के हैलाइड फिर से वही बात है, +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन शो करता था। ठीक है, +3 वाला देखें अगर, तो कैसे बनाएंगे हम, भैया क्लोरीन के साथ हीट करा दो, PCl3 बन जाएगा। SOCl2 के साथ हीट कराओगे तब भी PCl3 बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर ये कम है तुम्हारा, अगर ये जो जिसके साथ तुम रिएक्ट करा रहे हो इनके मॉलिक्यूल्स कम है तो 3 वाला बनेगा।
अगर ये ज़्यादा है तो 5 वाला बनेगा। जैसे अगर 10 क्लोराइड लोगे तो डेफिनेट सी बात है ज़्यादा वाला बनेगा, यानी PCl5 वाला बनेगा। अगर तुम 8 के बजाय 10 SO2Cl2 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये लेके चलोगे उतना ज़्यादा वाला वहाँ चिपकेगा तो उतना ज़्यादा बनाएगा। ठीक, अब प्रॉपर्टीज़ देखो, PCl3 को अगर तुम वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा, H3PO3। ठीक, क्या है ये, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसके बाद HCl बन जाएगा। इसी तरीके से आपको एसिड बनाना है। ये H3PO3 एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी भी PCl3 को किसी भी एसिड या पानी के साथ रिएक्ट कराओगे हमेशा उसका एसिडिक कंपाउंड क्या बनेगा, H3PO3। ठीक, PCl5 को हीट करोगे तो डेफिनेट सी बात है अपने से छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, क्लोरीन गैस निकाल देगा। अब इसको भी अगर तुम वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो POCl3 बन सकता है, और इसमें ज़्यादा पानी डालोगे तब तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, यानी H3PO4। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अभी मैं आपको नीचे बताती हूँ। ठीक, अल्कोहल के साथ करोगे तो देखो POCl3 पहले बनेगा, जब उसमें एक्स्ट्रा पानी मिलेगा या एक्स्ट्रा एसिड मिलेगा तब वो बनाएगा H3PO4। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वरना जनरली आप अगर PCl3 को किसी के साथ करोगे तो वो हमेशा बनाएगा H3PO3। भाई सीधी सी बात है, छोटा एलिमेंट 3 वाला तो 3 वाला ही बनाएगा। लेकिन अगर PCl5 का कर रहे हो और उसमें POCl3 बन रहा है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, H3PO4। ठीक, तो वो ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। ओके, सो इसकी बात करते हैं। जो PCl5 है, PCl5 है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल PCl5 का एग्जिस्ट करता है, हमेशा ये अपने जैसे 2 चिपका के P2Cl10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वही ये बता रहा है कि PCl5 इतनी आसानी से एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या होता है कि ये लिक्विड और गैशियस फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका। NCERT में ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और ये वाले स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है ना कि ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक Cl यहाँ पे दे दो तो आयन क्रिएट हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। अब आते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। भाई H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, है ना, ये देखते हैं। देखो H3PO4 के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, या सबसे छोटे से शुरू करते हैं। H3PO3, H3PO3 का नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, यहाँ पे तुम्हें कोई भी फॉस्फोरस का एसिड बनाना हो, पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि वो जो लोन पेयर है ना, उस जो 2 लोन पेयर होते हैं ना फॉस्फोरस के ऊपर, उनको हटा के डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ दो। पहली चीज़, फॉस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अब ये 3 और बॉन्ड बना सकता है। अगर तुम इसमें 3 OH लगाओगे तो क्या एसिड बनेगा जरा बताना, H3PO4। H3PO3 को क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या हाइपरफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कैसे बनाएंगे, कुछ भी हो, P के ऊपर एक ऑक्सीजन तो डायरेक्टली चिपका दो ताकि उसका लोन पेयर चला जाए। लोन पेयर 2 होते हैं तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो O से 2 बॉन्ड बन गया। और बाकी जो 3 बचे उसमें तुम देखो कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों के तीनों OH के फॉर्म में चिपका दो इसको यहाँ पे। ठीक, ऑक्सीजन के साथ बैलेंस करके। अब देखो H3PO2 को कैसे बनाएंगे, P के ऊपर एक ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर क्या है 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, मतलब एक ही OH चिपका सकते हो तुम, बाकी जो बचेगा वो हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2। ठीक, इसके बाद आता है यहाँ पे H3PO3। इसमें देखो एक ऑक्सीजन बढ़ा है बस, और कुछ नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा कि जो H था उसके आगे O लगा दो, OH की तरह एक ऑक्सीजन बढ़ गया। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों के कंपैरिजन में जब तुम हाइपोफॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरस को कंपेयर करोगे कौन ज़्यादा बेसिक होगा। आई नो ये लाइव क्लास नहीं है, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा फील में आ जाती हूँ पढ़ाने के। ठीक है, देखो बेसिक का मतलब होता है कि कौन कितनी आसानी से अपना OH देने को तैयार रहेगा। जिसके पास जितना OH दे रहेगा वो उतना ज़्यादा देगा। इस बेचारे के पास एक ही OH है तो ये होता है मोनोबेसिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। क्यों मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि भैया है ही एक OH, तो ये एक ही OH तो दे पाएगा किसी को अपना बेसिक नेचर शो करने के लिए, तो इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। इधर आओ जरा, यहाँ पे कितने OH हैं, 2 OH हैं। तो जब 2 OH हैं तो ये 2 OH दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाईबेसिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है, डाईबेसिक। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 OH हैं, 2 OH दे देगा। ठीक,
अब इसी तरीके से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में आ जाओ, H3PO4 में आ जाओ, तो क्या है, इसके पास 3 OH है, 3 की 3 दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक एसिड। मतलब 3 OH दे सकता है ये किसी और को, है तो ये एसिड, ठीक है, लेकिन अगर किसी को बेसिक बनाना हो तो ये अपने 3 OH को दे सकता है, ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ध्यान से देखो, कुछ नहीं हुआ है, H3PO4 में लास्ट वाला जो OH है उसको इन्होंने डिहाइड्रेट करवा दिया है, मतलब यहाँ से एक OH निकाल, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं ये, देखो जरा ध्यान से देखना, अभी मैं समझाती हूँ कि कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का खेल है। ऊपर एक ऑक्सीजन चिपका दिया, एक ये OH, एक ये OH, एक ये OH, ठीक है, यहाँ पे फिर से ऊपर और 3 OH हमने चिपका दिए। अगर तुम पानी निकाल दो इसमें से, यानी ऐसे करके निकाल दो, एक पानी का मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और ये आपस में चिपका दो इसकी ऑक्सीजन से, तो यही तो बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक, कुछ नहीं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अगर तुम हीट कर दोगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाएगा और एक ही ऑक्सीजन से दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए ये कितना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, तो फिर से वही बात, 1 2 ही दे सकता है ये किसी को, और इधर से 2 दे देगा, यानी ये भी क्या है करेगा, 4, ट्राई टेट्रा बेसिक हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 OH बॉन्ड है, 4 के 4 तोड़ के आपको दे सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कुछ नहीं है, हीट करते करते क्या करो, पानी गायब करते करते सारे H3PO3 को आपस में चिपकाते जाओ, ठीक है, HPO3 को हीट कर करके आपस में चिपकाते जाओ, ये बन जाएगा साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये हो जाएगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। वही जैसे अभी हमने यहाँ पे एक पानी गायब किया, अब तुम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पानी गायब करके चिपकाते जाओ तो ये बन जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। अब तुम्हें पता चल गया कि किसी भी एसिड का हम कैसे बताते हैं कि कितना बेसिक है वो, जितना OH बॉन्ड होगा फॉस्फोरस वाले एसिड में, उतना क्या कहेंगे कि हम वो बेसिक कैरेक्टर शो कर सकता है इतने OH निकाल के अपने, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो, क्योंकि चूंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के हमेशा जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए इनका नाम एसिड दिया जाता है। बट चूंकि इनके बॉन्ड में OH है और ये चाहें तो इतने बॉन्ड तोड़ के अपना बेसिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। ओके मैम, बहुत हो गई राम कहानी, अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं, है ना। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके आगे क्वेश्चंस की बारी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इन। 1 घंटे में तुमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ ली, सारे ट्रिक समझ लिए, बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। इसमें से बताओ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कहाँ है, और ये 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भैया लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है आपको कि एक हाइड्रोजन है यानी +1 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होगा +1, एक ही है ना इसलिए। तो अब +1 को बैलेंस करना है 3 नाइट्रोजन को, मतलब 3 नाइट्रोजन के ऊपर +1 होगा, तो एक के ऊपर कितना हो गया, एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना हो गया -1/3, क्योंकि 3 नाइट्रोजन के ऊपर -1 था, तो एक के ऊपर कितना हो गया -1/3। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है +3, तो एक नाइट्रोजन पे कितना होगा -3, जितना प्लस है उतना बैलेंस करना होता है तुम्हें। अब यहाँ आते हैं, ये अमोनिया का ये कंपाउंड है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक पे OH इन्होंने चिपका दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा क्या, अभी तक नॉर्मली क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इससे खींच लेगा। मतलब इसने 2 से खींचा तो इसके ऊपर क्या आया, इसके ऊपर आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा -2, लेकिन इससे एक खींच लिया गया नीचे, तो बचा कितना -1, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -1। इसके स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। N2H4 हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन -1 शो कर सकता है, तो 4 हाइड्रोजन मिला के -4, ठीक। तो 2 नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, तो एक नाइट्रोजन पे -2। बात समझ में आई। तो सबसे कम जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वही तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स कि माइनस में जितना कम हो उतना ज़्यादा हो गया ना वो नंबर, तो ए वाला विल बी योर आंसर, ठीक है। अब आगे आते हैं, नाइट्रोजन, ये 18 का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन के कैन फॉर्म 1 कंपाउंड विथ क्लोराइड, दैट इज NCl3, जबकि फॉस्फोरस जो है वो PCl3 भी फॉर्म कर सकता है, PCl5 भी फॉर्म कर सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन का एक तो साइज छोटा है, ऊपर से उसमें कोई d ऑर्बिटल नहीं होता, तो जब d ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो 5 वाला नहीं बना पाता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन क्या है, उसके पास सिर्फ P ही तो है, D तो है ही नहीं, इसीलिए तो ये हाइड्रोलाइज भी नहीं हो पाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने आपको कार्बन फैमिली में भी पढ़ा है, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में भी पढ़ा है कि पहला वाला जो मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का वो ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बना पाता, नीचे वाले ज़्यादा बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वालों के पास डी ऑर्बिटल भी है, तो अगर वो बॉन्ड बनाएंगे तो अपने डी ऑर्बिटल के साथ बनाएंगे, इनके पास तो है ही नहीं ना बेचारों के पास। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक, अब ये 19 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कि जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन चिपके हैं, ये फॉस्फोरस, फिर 3 हाइड्रोजन, फिर ये तुम्हारा एंटीमनी है और तुम्हारा आर्सेनिक है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन भैया? जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डेफिनेट सी बात है ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, तो ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब सबसे ज़्यादा खींचेगा तो डेफिनेट सी बात है ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का आएगा, यानी नाइट्रोजन का आएगा। नीचे वाले तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, तो इसलिए आपका नाइट्रोजन आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें से पूछा गया है नाइट्रस एसिड यानी HNO3 का एनहाइड्राइड कौन है? इन दोनों एनहाइड्राइड कौन है? एनहाइड्राइड का मतलब होता है जला के पानी निकाल दो तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा इसमें से, तो आपको पता होना चाहिए HNO3 और दूसरा HNO3। ठीक है, जब तुम पानी निकालोगे तो बनेगा इसमें N2O4। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जूम क्यों नहीं रहा? अच्छा हाँ, ये देखो, ये एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एम्स का क्वेश्चन क्या है? कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड P जिसको आप हीट कर रहे हो तो बना रहा है 2 प्रोडक्ट Q एंड R। अब ये देख के ये मत कहना मैम हम आगे नहीं करेंगे, करना है आपको। ठीक है, Q जो है वो कलरलेस न्यूट्रल गैस है, स्वीट ओडर की है, जो कि फॉस्फोरस के साथ अगर इसको किया जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट देती है। और R जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो आपको बताना है, देखो सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि जब वो ऐसी बात कर रहा है कलरलेस न्यूट्रल गैस, तो डेफिनेट सी बात है विद स्वीट ओडर, तो ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड की बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कि हम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं P, जिसको हीट करके हम ये कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये फॉस्फोरस के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो हमने एक ही ऐसा रिएक्शन पढ़ा है जहाँ पे क्या किया है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया है जिससे कि N2O बनता है। ये कलरलेस स्वीट ओडर गैस भी है, न्यूट्रल भी है, ये भी हमने पढ़ा है कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, और साथ में अगर ये फॉस्फोरस के साथ मिलेगी तो बहुत अच्छा क्या बनाएगी, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बनाएगी। अब आपको अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा हो ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमने एक ही रिएक्शन पढ़ा है कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O बनता है। इकलौता ऐसा गैस है नाइट्रोजन का जो कि कलरलेस स्वीट स्मेलिंग होता है। ठीक है, और जो फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इतना ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन याद है तो यू आर एब्सोल्युटली ऑन टारगेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, यही फ़ायदा होता है ट्रिक्स का। फाइन, अब यहाँ आते हैं। इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेट्रा बेसिक एसिड। टेट्रा बेसिक का मतलब 4 OH बॉन्ड, टेट्रा का मतलब हो गया 4 OH बॉन्ड। तो इनमें से किसके पास 4 OH बॉन्ड है? चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं ज़रा इन सबको। अगर तुमने फॉस्फोरस के एसिड पढ़े हैं तो उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है यानी क्या H4P2O7, वही जो H3PO4 को हीट करके बनता है, उसी में है 4 एसिडिटी, 1 2 3 4, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। तो यही हो जाएगा टेट्रा बेसिक। ठीक है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड विल बी दी टेट्रा बेसिक एसिड। ये 2021 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है आपको। एक चीज़ इसमें फिक्स है, क्या फिक्स है कि फॉस्फोरस फिक्स्ड है, तो कौन सबसे अच्छा एसिड होगा? जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सीधी सी बात, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि फॉस्फोरस तो सब में फिक्स हो गया ना। इस तरीके से हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। लुईस एसिडिक पूछा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा हो। ठीक, जो सबसे छोटा होगा, तो फ्लोरीन सबसे छोटा है। इस तरीके से आप आंसर पे पहुंचते हो। फाइन, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अगर फिर भी कुछ नहीं आया है तो आप डॉक्टर तान्या सिंह इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चन व्हेन आई विल गेट टाइम। एंड स्टे मोटिवेटेड, पढ़ाई करते रहो यार, पढ़ोगे तो हो जाएगा। जितना पढ़ाई से दूर भागोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। सो कीप योर यू कैन से मोटिवेशन हाई कि हाँ मुझे इस 5 महीने में तो इतना पढ़ना है जितना मैंने साल भर में नहीं पढ़ा।
ये वाला टेम्परामेंट रहेगा तो यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू बी सिलेक्टेड दिस ईयर। थैंक यू।